नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, कोविड अस्पताल की लैब बंद हुई है। तमाम दर्शकों को बता दें, लैब के 70% स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। लैब को सैनिटाइज किया जाएगा। आपको बता दें, नए स्टाफ के बाद लैब फिर से चालू हो सकेगी। इसी लैब में फरीदाबाद के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वह तैयार होती थी। लैब के 60 से 70% स्टाफ को कोरोना संक्रमित हो चुका है, जिसके चलते यह लैब बंद की गई है। तो लैब के 70% स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, नूह से रिपोर्ट में आने में लगभग 1 हफ्ते का समय अब लगेगा। फरीदाबाद के लैब को सैनिटाइज करने और नए स्टाफ के आने के बाद ही यह लैब चालू हो पाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों को बता दें, कोविड अस्पताल की लैब को बंद किया गया है। इसी लैब में फरीदाबाद के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट जो है वह तैयार होती थी। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पूजा शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, कोविड अस्पताल की लैब जो है वह बंद हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लैब के 60 से 70% स्टाफ को कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे इस बाबत पूजा। बता दें कि जो फरीदाबाद में ईएसआई हॉस्पिटल है उसको कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है और वहीं पर लैब है। इसमें पिछले दिनों जो लैब टेक्नीशियन थे जो कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट देते थे तैयार करके, वो कोरोना पॉजिटिव आए और उसके बाद लगातार लगभग 60 से 70% जो स्टाफ है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे में तभी से जांच बंद पड़ी है और इस लैब में न केवल फरीदाबाद बल्कि कुछ अन्य जिले हैं हरियाणा के, वहां की रिपोर्ट्स भी भेजी जाती थी, तो बाकी अन्य जिले भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद बीके अस्पताल में, जो सिविल अस्पताल है फरीदाबाद का, वहां एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है कि जो टेस्टिंग किट होती है उसका स्टॉक खत्म हो गया है और हालांकि 200 किट गुड़गांव से मंगवाई गई थी लेकिन समय पर किट नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से वहां पर जो टेस्ट पॉजिटिव जो टेस्टिंग होनी चाहिए वहां पर, वो टेस्टिंग बंद पड़ी है। जो लोग आ रहे हैं टेस्टिंग करवाने के लिए उनको बैरंग लौटाया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा खतरा ये है कि जो व्यक्ति टेस्ट कराने आया है और उसको बैरंग लौटा दिया गया और यदि वह पॉजिटिव हुआ तो जब तक उसका टेस्ट नहीं होता वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे ही जो बल्लभगढ़ का एम्स हॉस्पिटल है वहां पर टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन वहां पर भी जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है, तो वहां पर भी 2 दिन से टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो फरीदाबाद में मामले अब तक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कागजों में ये आंकड़ा जरूर थम जाएगा क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन धरातल पर इस लापरवाही के कारण काफी मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल लापरवाही हो रही है और लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद पूजा तमाम जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद के लैब को सैनिटाइज करने और नए स्टाफ के आने के बाद ही यह लैब चालू हो पाएगी। वहीं भारत और चीन के बीच बीते 1 महीने से लद्दाख के पास एलएसी के पास तनाव की स्थिति बनी है। हालांकि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन चीन की गतिविधियां देखते हुए भारत हर तरह से सतर्क है और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। इस बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 की भी काफी चर्चा हो रही है और इस कड़ी में डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा की प्रतिक्रिया सामने आई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जो पैंगोंग लेक है उसका जियो स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है, फिंगर 8 का जियो स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है। पैंगोंग लेक जो है, पैंगोंग सो लेक जो है वो है चुशुल वैली के बहुत नज़दीक है और चुशुल वैली को चाइना डोमिनेट करना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक उस डोमिनेट करे और इसीलिए किसी भी हालत में वो फिंगर 1 तक जाना चाहता है तो उसको कंट्रोल करना चाहता है। तीसरी बात जो है कि पैंगोंग से लेक जो है 135 किलोमीटर लंबा है, जिसमें हिंदुस्तान 45 किलोमीटर कंट्रोल करता है और बाकी चीन कंट्रोल करता है। और यहीं से, इसी लेक से 8 फिंगर निकलते हैं, स्पर्स निकलते हैं। चांग चेनमो एक जगह, वहाँ से ये 8 फिंगर निकलते हैं। तो
हिंदुस्तान का स्टैंड है कि लाइन ऑफ, और सही स्टैंड है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो फिंगर 8 तक जाता है और हम लोग फिंगर 4 तक हम लोग के कंट्रोल में रहा है, उसके आगे हमारा कंट्रोल नहीं रहा, एक्टिव कंट्रोल नहीं रहा है। चीन कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 2 तक जाता है, फिंगर 2 से जाता है, और चीन भी फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करता रहा है। मई 2020 में फिंगर 5 पे चीन ने समस्या खड़ी की और अभी फिलहाल फिंगर 2 पे चीन समस्या खड़ा कर रहा है। तो उसकी सोच है 8 फिंगर के 1999 में कारगिल वॉर के दौरान चीन ने जब ऑपरेशन विजय के लिए हमने ट्रुप्स शिफ्ट किया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो चीन ने इसका फ़ायदा उठा के 5 किलोमीटर का लंबा मेटल रोड बनाया हिंदुस्तान के साइड में। ये क्या है? ये विस्तारवाद नहीं है तो और क्या है? तो चीन की जो ये सोच है 8 फिंगर को कंट्रोल करना और चिसूल वैली को डोमिनेट करना, साउथ काराकोरम से लिंक करके सियाचिन को कंट्रोल करना और पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट लिंक बनाना, ये सोच है उसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस। इस सोच को हमने हराना है, तो हमने अलर्ट रहना है। अभी जो ये मधुर वाणी चीन बोल रहा है कि टेंशन नहीं होना चाहिए और ये जो विवाद है ये डिस्प्यूट में, लड़ाई में न परिणित हो, ये सब समय खरीदने की का प्रयत्न है ताकि जो कोविड-19 पे हिंदुस्तान चीन को न घेरे और एंटी चाइना प्लेट। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश टेस्ट तो करते नहीं है। हरियाणा कहता है कि हमारे यहां 1000 सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य कहता है कि 2000 से 3000 सक्रिय मामले हैं, लेकिन उनके यहां बीमार खूब हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पॉजिटिव केस हैं। अब वो लोग दिल्ली आकर ही टेस्ट कराएंगे, यहीं भर्ती होंगे, तो दिल्ली में तो समस्या आएगी। अगर उनके यहां जरूरत नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हैं? हरियाणा के आप देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं हमारे 1000 एक्टिव केसेज हैं। यूपी कहता है इतना बड़ा राज्य 2-3 हज़ार एक्टिव केसेज, परंतु बीमार उनके यहाँ खूब है। अब ये टेस्ट वाली बात मुझसे आप पूछ रहे हैं, उनसे जरा के पूछ लीजिएगा कि उन्होंने टेस्ट क्यों नहीं किए। 22 करोड़ लोगों की आबादी है, कर तो ले भाई। वहाँ पे पॉजिटिव केसेज हैं, अब वो क्या होगा, दिल्ली आके ही टेस्ट कराएंगे, दिल्ली आके ही एडमिट होंगे, तो दिल्ली में तो थोड़ी समस्या तो आएगी। और अगर उनके यहाँ जरूरत नहीं है तो चिल्ला क्यों रहे हैं? हरियाणा और यूपी की तरफ से उनके नेता जो लोग हैं बीजेपी के, चिल्ला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर क्यों। अरे भाई तुम्हारे यहाँ मरीज नहीं, तुम्हें चिंता क्या है? तुम्हारे पास सब कुछ है, वाई यू आर वरीड? तुम्हें परेशानी क्या है? लेकिन सर यहाँ पर ये प्रश्न उठाया गया कि एलजी ने जो फैसला लिया है वो इनके प्रेशर में आकर बिल्कुल, लिया है। ये बिल्कुल आप ये मानते हैं? सर एक अहम सवाल, कल मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा कि वहीं दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सबको जीवन का अधिकार दिया गया है, इसके लिए कोई सरकार किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। और इसके साथ ही कहा कि दिल्ली के नजदीकी राज्य कोविड केस मिला दिए जाएं तो दिल्ली से केस कम है। राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ, सबको स्वास्थ्य का, सबको जीवन का अधिकार संविधान ने दिया है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, उसमें सबको ये अधिकार है कि उसको स्वास्थ्य मिले और जीवन मिले। इसके लिए कोई भी सरकार कोई किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने ये जो लगाया, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फेल्योर को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी नाकामियों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया है। सच्चे में वास्तविकता अगर बताऊं आपको, तो दिल्ली के आसपास जितने राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, सभी राज्यों के अगर कोविड पेशेंट मिला दिए जाएं, उनकी संख्या दिल्ली के पेशेंट से कम है। ऐसे में वहाँ तो परिस्थितियाँ ठीक हैं, वहाँ तो इलाज भी हो रहे हैं, वहाँ से कोई व्यक्ति दिल्ली नहीं आना चाहता। आज हकीकत ये है कि दिल्ली आने से लोग डर रहे हैं, और दिल्ली का व्यक्ति अगर बाहर चला जाए तो उसको भी शंका की दृष्टि से देखा जाता है। वो सोचते हैं पता नहीं ऐसा तो नहीं इसको भी कोरोना हो गया। तो हकीकत है, इसलिए कोई दिल्ली नहीं आना चाहता। मैं केजरीवाल जी से कहूँगा, ये इस तरह की बातें मत करिए। कोई दिल्ली नहीं आना चाहता। दिल्ली में जो रहते हैं वो चाहे यूपी के हों, बिहार के हों, पंजाब के हों, उड़ीसा के हों, हरियाणा के हों, सबके, हर प्रांत के रहने वाले दिल्ली में लोगों का इलाज होना चाहिए, वो दिल्ली के ही निवासी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में 18,000 लोगों का इलाज जारी है और इनमें 15,000 लोग अपने घरों में हैं।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत ही तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को 44,000 केस हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई तक हमें 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस लड़ाई को अब जन आंदोलन बनाना होगा, मास्क पहनना होगा, हाथ धोने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। खुद भी यह पालन करना है और दूसरों से भी करवाना है। और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में टोटल। और इसको देखते हुए 15 जून तक हमें 6,681 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें सबसे पहले तो अपने को ये करना है कि अपने आप को, हमें सबको कोरोना से बचाना है। इसे अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल परब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल सेवा चालू कर दी जाए। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अगर स्थिति ज्यादा खराब हुई तो लॉकडाउन फिर से लागू हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने 75 करोड़ की मदद उनको दे दी है, रत्नागिरी जिले को, और सिंधुदुर्ग को 25 करोड़ की दी है। लेकिन पहला ये जो हफ्ता है वो 75 करोड़ का मुख्यमंत्री ने दिया है। मुझे लगता है कि जो पूरा रिपोर्ट आने के बाद में उसका जो आगे का स्टेप्स है वो लिए जाएंगे। नहीं, वैसे तो बहुत इशू आते हैं कि कौन कौन मांग कर रहा है, क्या क्या किस तरह से होना चाहिए। ऐसा स्पेसिफिक एक इशू को लेकर नहीं होता। कैबिनेट लोकल रेलवे को लेकर भी फैसला हुआ है कि कब चालू। लोकल रेलवे के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकल रेलवे एसेंशियल सर्विस के लिए चालू हो जाए, क्योंकि आज जो स्टाफ हॉस्पिटल में काम कर रहा है, क्योंकि जो लोगों को आज सहूलत मिलनी चाहिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एसेंशियल लोगों को लाने के लिए तो कम से कम लोकल सेवा। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी के पीआरओ की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। बुखारी के पीआरओ अमानतुल्लाह बीती रात कोरोना से जंग हार गए। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के करीबी अमानतुल्लाह के अंदर पिछले हफ्ते कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे और इसके बाद अमानतुल्लाह को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो कोरोना को नहीं हरा सके और मंगलवार देर रात उनकी मौत हो गई। सरकार के आदेश के बाद बीते 8 जून से जामा मस्जिद खोल दी गई है, जहां लोग नमाज अदा कर रहे हैं। और ऐसे में जहां पूरी दिल्ली कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है, तो वहीं दिल्ली के सबसे बड़े धार्मिक स्थल से जुड़ा कोरोना का यह मामला काफी चिंताजनक है। इमाम बुखारी भी हालात पर सक्रिय हैं। उन्होंने खुद लोगों से अपील करने के साथ राय भी मांगी कि कुछ समय के लिए मस्जिद को बंद रखा जाए ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। वहीं हैदराबाद में मरीज अटेंडेंट ने गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पर हमला किया। तो वहीं डॉक्टर के मुताबिक एक मरीज गंभीर स्थिति में था। वह 2 दिनों से आईसीयू में रखा गया था, लेकिन आज मरीज की मृत्यु हो गई। पंजाब के अमृतसर में कोरोना वायरस की वजह से नुकसान झेल रहे सब्जी के व्यापारियों की मुश्किलें अब बेमौसम बारिश ने बढ़ा दी। तो वहीं किसानों का कहना है कि बारिश के कारण उनका काफी नुकसान हो रहा है। एक व्यापारी ने बताया कि कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे काम बंद था। अब थोड़ा काम चलने लगा था तो मौसम ने नुकसान कर दिया। अब काम बिल्कुल ठप्प हो चुका है, लोगों के माल बिक नहीं रहे हैं। अभी बरसात शुरू हो गई है, पहले थोड़ा काम चला था, कोरोना के कारण थोड़ा कम था, बहुत सब कोई बिजनेस ठप हो रहा था। अब थोड़ा चलने लगा था तो आज मौसम ने मार दी और बिल्कुल आज काम ठप है। लोगों के माल बैलेंस पड़े हैं और माल बिक नहीं रहे हैं।
तरबूज खरबूजा तो बिल्कुल समझ लो आज लोगों का बैलेंस बच गया और ये नुकसान का घर है। इसमें सबको नुकसान होगा, हर इंसान को नुकसान है। बिल्कुल ये बेमौसमी बरसात आ गई, ये टाइम से आए तो सबको पता है कि बरसात आनी है। अभी ये बेमौसमी जो बरसात है ये नुकसान का घर है और सबको नुकसान नहीं होगा इसमें। आज जो आप देख रहे हो गाड़ी जो लगी है सुबह से लगी है, अभी तक माल बिकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की वजह से कुछ ग्राहक नहीं है, जोड़ा बोता है वो बेवजह जो बेमौसम बरसात है वो परेशान कर रही है। क्या सामान था? अरे खरबूजा तरबूज की गाड़ी देखो आपके सामने लगी है। जिम्मेदार बोल रहा है बेचो, बेचे किसको? एक तो मार्केट में ग्राहक नहीं है, अगर जो है वो बेमौसमी बरसात में नुकसान। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल कुआं खोदते समय कुएं की दीवार और मिट्टी धंसने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों के शवों को निकालने का काम किया गया है। तो वहीं कलेक्टर दिनेश जैन ने बताया कि हमने रात से ही कार्रवाई को शुरू कर दिया, अभी भी कार्रवाई जारी है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कार्रवाई है वो रात से ही प्रारंभ कर दी गई थी तत्काल ही। तो पोकलैंड मशीन और जेसीबीज के द्वारा कुएं को गहरा करके और निकालने की कार्रवाई अभी भी जारी है और उनको अभी हम लोग जल्दी ही उसको निकाल लेंगे। मृतकों के लिए जो है उनके परिजनों के लिए उचित जो है सहायता राशि अभी सरकार की ओर से तत्काल प्रदान की जाएगी आज ही। इसके अलावा जांच उपरांत जो भी उसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। उधर बिहार के पटना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल अख्तर इमाम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने 2 हाथियों मोती और रानी के नाम कर दी। इमाम का कहना है कि जानवर कितना भी खूंखार हो रिश्ते निभाना जानता है, जबकि इंसान को रिश्ते निभाने नहीं आते। देश में आज कितने हाथी लावारिस हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे हाथी लावारिस हों, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी। वारिस पालतू हाथी है, जिसके है जो लोग अपना है जो संपत्ति बांट लेते हैं। पूर्वज है जो मर जाते हैं और अपने बच्चे लोग संपत्ति खेत बांट लेते हैं और हाथी लवारिस हो जाती है। कितने आज ऐसे हाथी हैं लवारिस, मैं बता सकता हूँ, रिपोर्ट दे सकता हूँ। और दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना टैक्स हटा लेने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में बुधवार से शराब सस्ती हो गई है। दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिल्ली सरकार के आदेश के बाबत कहा कि शराब पर 70% कोरोना फीस को हटा लिया गया है और इसको लेकर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। दारू का जो रेट कम हुआ है तो वो थोड़ा सा राहत देने वाला है सबको, और 70% जो था बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था इन्होंने एकदम से, तो 5% तो आदमी एडजस्ट कर लेगा, 70% एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। आज खुशी है कि कुछ तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। से तो ठीक ही है, अब तो कम हो गया है, पहले से तो कम ही हो गया। ठीक है, राहत तो पब्लिक को मिलेगी, नहीं तो भीड़ भाड़ कहाँ थी, होता तो लेते नहीं थे। गरीब आदमी कहाँ से लेंगे जो फुटपाथ पे बेचारे रह रहे थे। पुलिस ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान के उत्तरी समंगन प्रांत के दारा यूसुफ बाला जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, यहां एक कोयला खदान विस्फोट में कम से कम 16 श्रमिक मारे गए। प्रांतीय पुलिस प्रमुख शफीउल्लाह ने कहा कि दुखद घटना मंगलवार दोपहर को हुई और अब तक 6 शव बरामद किए गए हैं और बाकी के 10 की बरामदगी के लिए अभियान जारी है। तो वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि विस्फोट के दौरान 30 से ज्यादा कामगार खदान में मौजूद थे। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा उपायों और अवैध खुदाई के चलते यह हादसा हुआ है। उधर राजस्थान मौसम विभाग के डायरेक्टर शिव गणेश के अनुसार इस साल मानसून सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पानी भी जमकर बरसेगा। तो वहीं शिव गणेश ने बताया कि सैटेलाइट और वेदर मेजरमेंट उपकरण से मिल रही रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का आसमान अभी बिल्कुल साफ है और लो प्रेशर जोन बना रहा है, जिससे आपको बता दें क्लाउड विंड सर्किल मानसून को राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ओर आने में तेजी से अपनी भूमिका निभा रहा है।
फिलहाल राजस्थान के बाशिंदों को गर्मी से निजात मिलने के आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन बरसात का सीजन इस बार बहुत अच्छा रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कि कृषि प्रधान राज्य के लिए शुभ समाचार है। में प्रेडिक्ट कर दिया गया है, जो जिसे लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहते हैं, तो वो अभी सामान्य रहेगी, 100% है पूरे। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का मतलब जो पूरे देश को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से राजस्थान जो आता है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अगले 6 और स्टेट होते हैं। तो राजस्थान में 107% की बारिश नॉर्मल से मीन्स 7% ज़्यादा ही की, तो जिसके कारण राजस्थान में बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना है। कभी कभी हैवी स्पेल भी होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में बारिश इस बार अच्छी रहने की पूरी संभावना। पंजाब के फरीदकोट के कोटकपुरा में एक परिवार के 13 मेंबर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। तो वहीं एसडीएम अमित सरीन ने बताया कि इस इलाके को पूरी तरह से सील कर सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है और इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो वहीं सभी पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है और वहीं इस इलाके में मौजूद सभी घरों के मेंबरों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएंगे। तहसीलदार राजेंद्र सिंह ने कहा कि जो भी कंटेनमेंट जोन में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई है और सेहत विभाग की टीम भी थोड़ी देर में यहां अपनी ड्यूटी संभाल लेगी। सर, इस गली चो जिवें 13 केस कल सामने आए हैं, तो हुण प्रशासन वालों की कदम चुके गए ने? ਜਿਹੜੇ 13 ਕੇਸ ਰਾਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਹੀ ਇਹ ਗਲੀ ਸਾਰੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅੱਜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? हाँ, फिलहाल आज मुक्तसर वाले मोड़ तो लेके फैक्ट्री रोड तक सारी मार्केट बंद रहेगी। हाँ जी सर, अभी जो कंटेनमेंट जोन है, क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या सरकार का भी प्लान चल रहा है कोटपुरा में जो अभी केसेस आए हैं? एक ही परिवार के 13 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो अभी क्योंकि डेड बॉडी लेके आए थे ये पीजीआई से, तो वहाँ पे पहले 2 पॉजिटिव आए, 13 आज आए हैं। इनको हम मेडिकल कॉलेज में लेके जा रहे हैं और एरिया को पूरा सील कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। आसपास की जो बाहर की दुकानें हैं वो भी बंद कर रहे हैं। जो गली है पूरी लगभग 14 घर हैं गली में, वो सारे जो हैं अंदर ही उनको कंटेन कर दिया। तो इनके सैंपल ली जाएगी, एक्सटेंसिव सैंपलिंग सुबह करेंगे। जितने लोग हैं आसपास, जितने घर हैं 14 के 14 घरों में लगभग 80 से 90 लोग रहते हैं, इन सभी का सैंपल लिया जाएगा। क्योंकि अफसोस वगैरह भी शायद करने ही आए हैं, तो कोई बात नहीं है, जल्दी से इनको मेडिकल कॉलेज लेके जा रहे हैं, इलाज प्रॉपर चलेगा और ईश्वर की दया। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना के 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो वहीं जनपद में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 140 हो गई है। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 255 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं 9 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अब तक 106 मरीज ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें, सिकंदराबाद के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में डीएम और बुलंदशहर एसएसपी खुद मौके की स्थिति को देख रहे हैं और लोगों को हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यूपी के आगरा में ताजमहल बंद होने से वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं ताजमहल के आसपास बने बाजारों में सन्नाटा पसरा है। ताजमहल से जुड़े लोग अब चाहते हैं कि सरकार नियम बनाकर ताजमहल को खोल दे, ताकि इससे जुड़े लोगों को फिर से रोजगार मिल सके और ताजमहल फिर से गुलजार हो सके। तो वहीं राष्ट्रीय स्मारक एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि इस लॉकडाउन के चलते ताजमहल बंद रहा, जिससे विशेष रूप से पर्यटन व्यवसायियों का व्यापार बंद रहा है, जिससे वो आर्थिक बेरोजगारी के कगार पर आ चुके हैं। तो इसमें ज्यादातर जो पर्यटन व्यवसायी हैं वो भुखमरी के कगार पे आ गए। इसमें गाइड हैं, रोड गाइड हैं, स्कॉट गाइड हैं, वैसे गाइड हैं, दूसरे फोटोग्राफर्स हैं, तमाम 50 तरीके के लोग हैं इसमें, एम्पोरियम वाले हैं, रेस्टोरेंट है, होटल हैं, इतनी चीजें हैं इससे जुड़ी हुई कि इसमें करीब 8.5-9 लाख आदमी जुड़ा है सर से, और ये व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया। लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। कई लोग तो ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, जो हाल के हाल खाते हैं और हाल के हाल कमाते हैं, उनका तो बहुत बुरा हाल है।
वो बेचारे दूसरे से मांग रहे हैं और मांग करके काम चला रहे हैं। और अब तो ये हालत है कि लोग उसको देने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि हालत बहुत बुरी तरह। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।